हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए इस वीडियो में जो है 11th क्लास का जो आपकी बुक है जियोग्राफी की, 3 पुस्तकें हैं आपकी जियोग्राफी की, है ना। तो उसमें से दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, है ना, स्थिति वाला। तो उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे पुस्तक में कि वैकल्पिक प्रश्न। तो सबसे पहला वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मृदा मतलब होती है मिट्टी, है ना। अब आगे आपको वीडियो देखेंगे जैसे ही, तो आपको क्लियर होते जाएंगे सारे डाउट। तो जो मृदा है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो ये सबसे उपजाऊ प्रकार है जलोढ़ मृदा, है ना, क्योंकि इसमें जल की भरपूर मात्रा होती है और उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगला है कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। कैसी? काली मृदा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। और मृदा समझ लो ये क्या है। मृदा जब भी बोलूँ तो समझ लीजिए मिट्टी, मृदा से मतलब है मिट्टी। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इसको रेगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत के ह्यूमस का मुख्य कारण क्या है? जल अपर्दन, है ना। भारत में मृदा के ऊपरी परत के ह्रास, है ना, ह्यूमस नहीं ह्रास का मतलब जो ऊपर की जो परत है वो ऊपर की परत कट जाती है, हट जाती है। मतलब ऊपर की परत मृदा की जो कचरा वगैरह जो वहाँ पे जमकर और जो क्या बन जाता है ना, उपजाऊ परत बन जाती है। जैसे हम खेतों में खाद डालते हैं ना ऊपर से, मिट्टी के ऊपर से, जिससे फसल अच्छी हो, उसी प्रकार से कूड़ा करकट जो है मिट्टी के ऊपर जम जाते हैं, जिससे एक परत जम जाती है खाद टाइप की, ठीक है। उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। लेकिन वो परत जो है हट जाती है, हटकर नीचे से कंकड़ पत्थर निकल आते हैं। तो बस यही कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये होता है मृदा अपरदन के कारण। और मृदा अपरदन कब होता है? जब पानी ऊपर की परत को बहा ले जाए, है ना। पानी ऊपर की परत को बहा ले जाता है, वो होता है किसके कारण? मृदा अपरदन के कारण, है ना, जल अपरदन के कारण। अगला है कि भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रही है। लवणीय मतलब नमकीन, है ना। कृषि योग्य जो भूमि है वो नमकीन हो रही है किसके? अति सिंचाई के कारण। अति मतलब ज्यादा सिंचाई के कारण जो है वो क्या हो रही है? लवणीय हो रही है, नमकीन, है ना, बेसिक क्षार। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो ठीक है भैया, 30 शब्दों में हम दे देंगे। अगला देखो, पहला प्रश्न है आपका क्या कि मृदा क्या है। तो सुनिए इसका आंसर, मृदा क्या है कि मृदा भूतल आवरण का एक ऐसा पदार्थ है, भूतल, है ना, जमीन का, जो द्रवीभूत नहीं हुआ है। द्रवी मतलब कि पानी में नहीं डूबा है और उसमें जीवन की पोषक की क्षमता होती है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। दूसरे शब्दों में मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होता है। किस किस का सम्मिश्रण होता है? शैल मतलब चट्टानों, जैव मतलब जीव जंतुओं के अवशेष वगैरह, और सामग्री जैव सामग्री मलबा, है ना। मलबा मतलब मिट्टी की महीन महीन मिट्टी का मलबा, जो मिट्टी की पृथ्वी की सतह पर विकसित, पृथ्वी की सतह है वहां पर विकसित होता है। तो यही भैया आपकी जो है मृदा है, ठीक है। अगर आपको 1 नंबर में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि मृदा का ऊपरी आवरण जो द्रवीभूत नहीं हुआ है वो मृदा कहलाती है। अगला है मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो भैया हमको ये बताना है कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे मृदा जो है बनी है, पनपी है। तो सुनिए कि मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं कौन कौन से? जनक सामग्री। जनक सामग्री मतलब जब पृथ्वी का जन्म हुआ, जब उस समय जो परत ऊपर रखी गई वही। उच्चावच, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक से प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस तथा जलवायु होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा के घटक कौन कौन से हैं। तो आप लिख सकते हैं खनिज, कण, ह्यूमस और जल तथा वायु। ये आपके 4 घटक हैं। और उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं निर्माण में? आप लिख सकते हैं जनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव रूप
और समय, है ना, समय भी तो है, समय के साथ जो है हर परिवर्तन होता रहता है। अगला है कि मृदा परिच्छेदिका के 3 स्तरों के नामों का उल्लेख। मृदा परिच्छेदिका मतलब होता है भैया क्या, कि जमीन के नीचे जब हम खुदाई करते हैं, है ना, तो जमीन के नीचे जैसे ही हम खुदाई करेंगे तो अलग अलग मृदा की अलग अलग परतें होती हैं, याद रखना। कभी हमें किसी तरह की मृदा मिलेगी, फिर कंकड़ पत्थर मिलेंगे, फिर काली काली मृदा मिलेगी, पहले ऐसी खुदाई होती है तो हमको तो वही होता है मृदा परिच्छेदिका, मतलब मिट्टी की परत, है ना, परिच्छेद का मतलब मिट्टी की परत है, तो उसी के बारे में हमको बताना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। सुनो, तो मृदा परिच्छेदिका के 3 स्तर के नाम और लेख बताइए। तो सुनो, यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो हम वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देंगी, जिन्हें सन स्तर कहा जाता है। पहला है का, तो का सन स्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग होता है। खा जो होता है सन स्तर, का संस्तर से तथा गा स्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, मतलब जो खा संस्तर होता है, खा स्तर वो दोनों के बीच में होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं जहाँ भी खनिज पदार्थों का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है, इसमें खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है गा। गा स्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मृदा अवकर्षण क्या है। तो सुनिए कि मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे कि भैया मृदा अवकर्षण मतलब होता है कि मृदा की जो परत होती है ऊपर की, उसका ह्रास हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो वही मृदा का अवकर्षण होता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है, जो मृदा का जो पोषण है मतलब उसके पोषक तत्व हैं वो गिर जाते हैं तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों की क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है, मतलब अलग अलग जगह पर मृदा अवकर्षण अलग अलग होता है ना। अगला है भैया 5th आपका क्वेश्चन कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो सुनिए, खादर और बांगर ये 2 प्रकार की मिट्टी हैं। तो सुनिए खादर क्या है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मतलब जल है ना, जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ है और बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ है। देखो मतलब जी है। अगला है कि खादर मिट्टी चिकनी होती है लेकिन बांगर मिट्टी में कंकड़ होते हैं। तो मतलब 3 जो हैं आपको आसानी से मिल गए। अगला है कि 125 शब्दों में उत्तर देना है। तो ठीक है, 125 शब्दों में उत्तर देंगे। चलिए चलते हैं आगे। सुनिए, पहला प्रश्न है कि काली मृदाएं किन्हें कहते हैं, काली मिट्टी और उनका निर्माण और विशेषताओं का वर्णन करें। तो सुनिए कि ज्वालामुखी के उद्गार, यानी ज्वालामुखी जब फटता है और लोहमय नीस और शिष्ट चट्टानों से निर्मित मिट्टी जिसका रंग लाल होता है उसे काली मिट्टी की विशेषता है। सुनो, जिसका रंग काला होता है वह काली मिट्टी होती है। कौन कौन सी? ज्वालामुखी के उद्गार, लोहमय नीस और शिष्ट चट्टानों से निर्मित मिट्टी जिसका रंग काला होता है उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। विशेषता क्या है सुनिए कि कपास के लिए यह मिट्टी काली उपयुक्त होती है, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कपास मतलब रुई, सूती है ना, सूती के वस्त्र बनते हैं जिससे। इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है ना। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने खेतों में देखा होगा, खेत सूख जाए तो दरारें पड़ जाती हैं। गीली होने पर यह फूल जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। इनमें मिट्टी के कण इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, अगला है कि मृदा संरक्षण क्या होता है, मृदा संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का बचाव। तो सुनिए, मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मतलब मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का बचाव से मिट्टी की उर्वरता जो है उपयोग, मतलब जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखना चाहिए, है ना, वही मिट्टी के संरक्षण होता है।
इसके उपाय क्या है सुनिए, कि पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मिट्टी को मतलब खेती की जानी चाहिए, जिससे मिट्टी जो है वो खिसकती नहीं है। मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को लगाकर मृदा को संरक्षित किया जाना चाहिए। पशुओं द्वारा कम से कम चराई की जानी चाहिए। समुच्चरीखी जुताई और मेड़बंदी की जानी चाहिए, जिससे मिट्टी ना बहे। वनारोपण विशेष रूप से नहीं, द्रोणियों के ऊपर भागों में की जानी चाहिए। आर्द्र प्रदेशों में अवनालिका अपर्दन और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपर्दन रोकने के लिए अवरोधों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वर है या नहीं, मतलब कोई उपजाऊ है या नहीं है। प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट बताइए। तो सुनिए, इसका उत्तर है महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं जो मिट्टी होती हैं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़क मृदाओं में महीन गाद होती है। इस प्रकार की मृदा में कैल्शियम संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। काली मृदाओं में नमी के धीमे अवशोषण और क्षय की विशेषता के कारण लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इस कारण शुष्क ऋतु में भी फसलें फूलती रहती हैं। लेटराइट मृदा में लोहे की ऑक्साइड और एल्युमिनियम की यौगिक तथा पोटास अधिक मात्रा में होते हैं। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। शुष्क मृदा में, शुष्क मतलब सूखी मृदा में ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह मृदा अनुर्वर मतलब अनुपजाऊ होती है। लवण मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः यह अनुर्वर होती है। पीटीएम मृदा उर्वर होती है। प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता पोषक तत्वों की विद्यमानता पर निर्भर करती है। मृदा की उत्पादकता कई भौतिक गुणों पर निर्भर करती है, जबकि मानवकृत उर्वरता में जब मृदा में विभिन्न तत्वों की कमी हो जाती है तो मानव निर्मित रसायन जैसे पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, गंधक, मैग्नीशियम आदि उचित मात्रा में मिलाकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। और परियोजना जो क्रियाकलाप हैं आगे दिए गए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अपने क्षेत्र से मृदा के विभिन्न नमूने एकत्रित कीजिए तथा मृदा के प्रकारों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो ये तो आपको खुद करना है। अगला है कि भारत के रेखा मानचित्र पर मृदा के निम्नलिखित प्रकार से ढके क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। तो लाल मृदा, लेटराइट और जलोढ़ मृदा। देखिए भैया कि जहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।